हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेबर का शक्ति एवं सत्ता यानी कि पावर एंड अथॉरिटी के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरी जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। वेबर के अनुसार सामाजिक जो व्यवस्था को समझने के लिए इस पर विचार करना आवश्यक है कि जिस व्यवस्था के अधिकांश व्यक्तियों को अधिकार नहीं मिलते हैं उन्हें हम क्यों स्वीकार कर लेते हैं। ये बात वेबर के मन में आई थी जब वो अपना इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे। तो कहते हैं कि वेबर ने इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जवाब ढूंढा कि जो सत्ता की अवधारणा के आधार पर ही इसे स्पष्ट किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति जिस व्यवस्था के अधिकार व्यक्तियों के अधिकार नहीं मिलते हैं उन्हें हम क्यों स्वीकार कर लेते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण उन्होंने दिखा कि जो सत्ता का कॉन्सेप्ट है वो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। वेबर के अनुसार सत्ता ही वह प्रमुख आधार है जो विभिन्न समूहों उनके सदस्यों के बीच स्थापित होने वाले संबंधों की प्रकृति का निर्धारण करती है। वेबर कहते हैं कि सत्ता की अवधारणा परिस्थिति और शक्ति की अवधारणा से भिन्न है। परिस्थिति का संबंध व्यक्ति के समाज में एक विशेष पद से होता है और जिसके साथ व्यक्ति का जो उस पद पे रहता है उसे एक विशेष सम्मान जुड़ा हुआ होता है। समाज में सम्मानित व्यक्ति परिस्थिति ऊंची अवश्य होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने अनुयायियों तथा दूसरे लोगों को विशेष तरह के व्यवहार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। इसी कारण परिस्थिति की अवधारणा सत्ता से भिन्न बताई है वेबर ने, क्योंकि सत्ता में के ऐसे अधिकारों वो कहते हैं आगे कि सत्ता में ऐसे अधिकारों का समावेश होता है जिसके द्वारा व्यक्तियों को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। वेबर ने शक्ति को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों को उनकी इच्छा के विरुद्ध भी प्रभावित करने की क्षमता को शक्ति कहा जाता है। यानी आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं, आपका मन नहीं है काम करने का, लेकिन सामने वाले में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वो आपसे आपके मन के विरुद्ध आप चाहते ही नहीं उस काम को करना, फिर भी आपको वो काम करना पड़े। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनको वेबर कहते हैं ये शक्ति है यानी कि पावर है। वेबर का कथन है कि विभिन्न स्थानों और विभिन्न अवसरों पर व्यक्तियों की जो शक्ति होती है समान रूप से नहीं पाई जाती है। शक्ति के दो आधार हैं जिसमें से दो प्रमुख आधारों की उन्होंने यहाँ पर चर्चा की है। पहला है शक्ति का वह रूप जिसमें कुछ विशेष वस्तुओं और अधिकार होने के कारण हम उसे स्वयं प्राप्त कर लेते हैं और पारंपरिक हितों को देखते हैं कुछ लोग दूसरे लोग भी इसे स्वीकार कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए धर्मगुरु की शक्ति। धर्मगुरु की शक्ति क्या होती है, पारंपरिक होती है ना। वंशज चले आते हैं, कोई भी धर्मगुरु होता है, उसका पुत्र भी धर्मगुरु होता है, तो उसमें हम लोग पारंपरिक हितों को, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, अलौकिक भी हो सकती है, पारलौकिक भी हो सकती है, पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है ना। तो ये कोई भी चीज़ इसमें इस विचार को प्रभावित कर सकती है। सेकेंड है शक्ति का दूसरा रूप जो किसी व्यक्ति को मान्यता प्राप्त संस्था या कानूनों से प्राप्त होता है। वेबर के अनुसार इसे ही हम सत्ता कहते हैं, है ना। शक्ति के साथ जब ऐसे चीज़ें जुड़ जाएं, ऐसे अधिकार जुड़ जाएं तो जिसे हम दूसरों को बाध्य कर सकें कि आपको ये काम करना ही है, आपके पास ऐसे अधिकार आ जाएं, तो ऐसी सत्ता को हम कहते हैं, क्या कहेंगे, ऐसी सत्ता को हम कहेंगे ये वैधानिक सत्ता है या एक प्रकार की सत्ता है, शक्ति नहीं है। शक्ति में ये होता है कि शक्ति में विशेष अधिकार नहीं मिले होते हैं, लेकिन सत्ता में विशेष अधिकार मिले होते हैं। यानी कि जो जिस पद पर जो व्यक्ति रहता है उस पद से संबंधित वो अधिकार होते हैं, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, पीसीएस हो गया। तो ये जो अधिकार हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, उस पद से वो व्यक्ति हट जाएगा तो उसके अधिकार समाप्त हो जाएंगे। लेकिन शक्ति में ऐसा नहीं है। शक्ति शारीरिक शक्ति भी हो सकती है, बौद्धिक शक्ति हो सकती है, उसको अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन सत्ता को अलग किया जा सकता है क्योंकि वो विशेष पद से जुड़ी हुई होती है और उसको वहाँ से अधिकार मिलते हैं। मान्यता प्राप्त जो सामाजिक संस्थाएं हमारी होती हैं वो इसको
मान्यता प्रदान करती हैं, उनको अधिकार देती हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति उस पद से हट जाता है तो उसकी शक्ति भी, यानी कि उसकी जो पावर है वो चली जाती है। लेकिन जो पावर का जो मीन्स कॉन्सेप्ट है उसमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की, सत्ता के प्रकार क्या होते हैं। वेबर ने सत्ता को 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा है। पहला है वैधानिक सत्ता। वेबर के अनुसार वैधानिक सत्ता वह है जो राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा कुछ लोगों को शक्ति का उपयोग करने का अधिकार दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर राज्य ही शक्ति का स्रोत होता है, क्योंकि वह अपने जो प्रतिनिधि होते हैं, जो अपने उसके अधीन कार्य करते हैं, समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनको कुछ विशेष अधिकार प्रदान करती है। वेबर के अनुसार नौकरशाही अथवा अधिकारी तंत्र वैधानिक सत्ता का ही प्रमुख उदाहरण है। अन्य उदाहरण के रूप में अगर हम बात करते हैं तो चर्च में, जैसे कैथोलिक चर्च में नौकरशाही जो अधिकारी तंत्र होता है, वहाँ पोप क्या होता है, प्रमुख होता है। उसके बाद धीरे धीरे जो अधिकारी के स्तरीकरण है उसके आधार पर जो कर्तव्य हैं और अधिकार हैं वो प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार हम विश्वविद्यालय कि वहाँ की जो नौकरशाही सत्ता होती है वहाँ को देख सकते हैं। वहाँ भी ऐसे ही वैधानिक सत्ता लागू होती है। जैसे विश्वविद्यालय की जो नियम कानूनों के अनुसार कुलपति होते हैं, डीन होते हैं, कुलसचिव, विभागाध्यक्ष, उन सभी को अपने अपने अधिकार दिए जाते हैं। वो अधिकार अपनी सीमा तक ही सीमित होते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते हैं। इसलिए कुछ विशेष अधिकार उनको वहाँ तक प्रदान किए जाते हैं सबको। अगला है आपका परंपरागत सत्ता। इस सत्ता की वैधता का प्राचीन काल से चली आ रही व्यवस्था, परंपरा अथवा स्वीकृत प्रतिमान होते हैं। यानी कि प्राचीन इसमें आप बौद्धिक वो नहीं लगाते हैं, यानी कि कोई विशेष संस्था आपको अधिकार नहीं देती, बल्कि परंपराओं से चली आ रही है, इसलिए आप उन चीज़ों को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। पारंपरिक सत्ता का एक व्यक्ति को परंपरा द्वारा स्वीकृत पद पर आसीन होने के कारण प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए जो भारतीय समाज है, यहाँ पर ब्राह्मणों है ना, ब्राह्मणों को उच्च स्थान दिया गया है जाति में। भारतीय समाज में जो जाति की अवधारणा की हम बात करते हैं तो ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त किया गया है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो कि प्राचीन काल से चला आ रहा है, इसलिए हम स्वीकृत प्रतिमान के द्वारा इसको मान्य कर देते हैं। इसी तरह जो जातीय पंच हैं उसमें जो लोग बैठते हैं उनको कोई वैधानिक अधिकार नहीं दिए गए हैं जातीय पंचों को, लेकिन उनको जो चीज़ें हैं, उनकी जो फैसला सुनाते हैं, वो लोग उनको मान लेते हैं, ये क्योंकि वो प्राचीन काल से इस तरह की पंचायत चली आ रही है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो जितनी भी चीज़ें हैं वो परंपरागत सत्ता से जोड़ी जा सकती हैं या संबंधित हैं। वेबर ने 3 अन्य रूप में उदाहरण के द्वारा परंपरागत सत्ता है उसकी प्रकृति को विवेचना करी है। पहला है, इसमें परंपरागत सत्ता का प्रमुख रूप कुल पिता की परंपरा के रूप में देखने को मिलता है, जहाँ जो परिवार का मुखिया होता है पुरुष मुखिया होता है। पुरुष यहाँ मुखिया होता है और उसको सभी अधिकार प्रदान किए होते हैं कि वह अपने जो परिवार है उसके संबंधित फैसले ले सके और उसके फैसले को लोग मानते हैं। तो इस तरह की जो सत्ता होती है वो भी परंपरागत सत्ता के रूप में का एक रूप है। दूसरा है पैतृक शासन के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें राज्य की संपूर्ण सत्ता राजा के रूप में ऐसे व्यक्ति के हाथ में होती है जिसकी उसकी प्रजा द्वारा ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में तथा विशिष्ट गुणों से संपन्न व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। जैसे फ्रांस का आप शासन देख लीजिए, फ्रांस में ऐसे ही था ना कि वहाँ दैवीय शक्ति और दैवीय जो प्रतिनिधि था उसका रूप माना जाता था। तो बौवर्णी शासन का आप देख लीजिए वहाँ पर, तो फ्रांस में जो शासन चलता था वहाँ का यही एक रूप था कि वहाँ दैवीय शक्ति से जो दैवीय शक्ति है उसका प्रतिनिधि माना जाता था राजा। तो इस तरह की जो सत्ता होती है उसको भी आप परंपरागत सत्ता से जोड़कर देख सकते हैं। तीसरा रूप आता है सामंतवादी व्यवस्था के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। वेबर कहते हैं कि इसके अंतर्गत ऐसे पैतृक शासक अपनी सत्ता को अनेक सामंतों में सौंप देती हैं। ये सभी सामंत क्षेत्र विशेष के निवासियों को अपना आदेश का पालन करवाने के लिए बाध्य कर सकती हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ ये भी है, अगर मान लीजिए कि किसी सामंत की मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा
उसका बेटा वहाँ का सामंत बन जाता है। अर्थात आप यहाँ कह सकते हैं कि जो सामंतवादी शासन था वह वंशानुगत होता है। तो यहाँ पर भी इसको आप परंपरागत सत्ता के रूप में देख सकते हैं। कोई इस पे उँगली नहीं उठाता था। सामंतवादी राजा का बेटा जब सामंत का बेटा जब सामंत बनता था तो कोई वहाँ पर कोई विरोध नहीं होता था। तो इस तरह की जो सत्ता होती है वह भी परंपरागत सत्ता के रूप में देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं हम चमत्कारी सत्ता की। वेबर के अनुसार इस सत्ता का संबंध उस व्यक्ति की सत्ता से है जिसमें कुछ विशेष चमत्कारिक गुण होने के कारण जन साधारण द्वारा उनके आदेशों को माना जाने लगता है ना। वो कोई परंपरागत सत्ता नहीं है, उसको पास वैधानिक सत्ता नहीं है, लेकिन उसमें नेता के ऐसे सारे गुण मौजूद हैं कि वो भाषण देता है या कोई बात करता है तो लोग उससे प्रभावित होकर उनकी बातों को मानने लगते हैं या उसके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित होते हैं कि उसकी बातों को मानते हैं, उसके आदेश का पालन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर महात्मा गांधी की जो सत्ता का आधार था वो यही था। वो उनको कोई वैधानिक सत्ता तो मिली नहीं थी और ना ही परंपरागत रूप से उनके पास कोई सत्ता थी, लेकिन उनके जो भाषण होते थे वो उसे लोग जन साधारण प्रभावित होकर जो सत्याग्रह है वो कर लेता था, अनेक आंदोलन कूद जाता था, जेल में चले जाते थे लोग। तो इस तरह की जो सत्ता है वो भी क्या कही जाएगी, चमत्कारिक सत्ता, यानी कि चमत्कारिक नेता के रूप में महात्मा गांधी उभरे थे। उनमें विशिष्ट गुणों का समावेश था। इसी तरह आप बात कर लीजिए पीर पैगंबर जो होते हैं, आपके अवतार, पीर पैगंबर जैसे अवतार होते हैं, धार्मिक नेता होते हैं या ऐसे योद्धा होते हैं जो बहुत ज़्यादा कुशल हों, तो उनकी सत्ता भी इसी श्रेणी में मानी जाती है। आगे बात करते हैं। आगे वेबर ने जो सत्ता है उसकी ऐतिहासिक विवेचना करते हुए कहा है कि जो सत्ता है उसकी कोई ना कोई प्रणाली प्रत्येक युग में विद्यमान रही है। ऐसी कोई युग नहीं रहा है जहाँ पर कोई प्रणाली विद्यमान न रही हो, लेकिन वो कहते हैं, वेबर कहते हैं, अगर हम ऐतिहासिक विवेचना करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि प्रत्येक युग में कोई ना कोई प्रणाली अवश्य रही है, चाहे वो विधिक सत्ता हो, चाहे परंपरागत सत्ता हो या करिश्माई सत्ता हो। तो वेबर ने इसको एक क्रम में प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं अगर हम इसको क्रम में रखें तो चमत्कारी जो सत्ता है उसको पहला स्थान उन्होंने दिया है वेबर ने। वेबर कहते हैं जो चमत्कारी सत्ता होती है वो पहले स्थान पे आती है, दूसरी पे परंपरागत सत्ता आती है, क्योंकि चमत्कारी जो गुण होते हैं उन लोग मानते हैं। अपने जो मंत्री होते थे, सलाहकार होते थे, उनसे सलाह करते थे और अपने जो बेटे होते हैं, अपने पुत्र होते हैं, वो ये समझे जाते हैं उनके पुत्र कि उनमें भी विशिष्ट गुणों का समावेश होगा और इस आधार पर उनको ये शासन सौंप दिया जाता है। अर्थात ये जो परंपरागत सत्ता है वो कहाँ से आई है, चमत्कारिक सत्ता से ही आई है। सारी सत्ता को हम ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सी सत्ता ऐसी होती हैं जो चमत्कारिक सत्ता से आती हैं और धीरे धीरे ये वंशानुगत हो जाती हैं। थर्ड स्थान जो दिया है उन्होंने तार्किक या वैधानिक सत्ता का, जो कि वर्तमान समय में विद्यमान है। आप देखते हैं राज्य के कानून ही जो राज्य के कानून होते हैं वो सत्ता का प्रमुख या शक्ति का प्रमुख स्रोत होती हैं। यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो पुलिस द्वारा, जो सामाजिक संस्थाएं उनकी होती हैं, राज्य की पुलिस है और अन्य संस्थाएं हैं। इस तरह की जो अन्य संस्थाएं हैं, पुलिस वगैरह, आपका कोर्ट हो गया, ये सब संस्थाएं हैं जो राज्य के लिए कार्य करती हैं और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती हैं। तो ये थी सत्ता और पावर वेबर का। तो वेबर ने सत्ता और पावर शक्ति और सत्ता में अंतर स्पष्ट किया है। तो ये उनका आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। तो कल हम बात करेंगे कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म का जो सार था पूंजीवाद के युग में वो कैसा रहा था। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और जाने से पहले आप मेरे चैनल सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।